आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। नाम को देखें तो नाम से हमें ये वाज़ेह नज़र आ रहा है कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये बायोकेमिस्ट्री को टच कर रहा है। नाम बायोलॉजिकली हम मॉलिक्यूल्स को पकड़ रहे हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आप लोगों को पता है क्या होते हैं, बॉडी के अंदर जो पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स हैं। चले अब हम उन्हीं को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले जो बात करेंगे वो बायोकेमिस्ट्री की करेंगे। बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की वो शाख है जिसके अंदर हम किसी भी जानदार में पाए जाने वाले सारे के सारे केमिकल प्रोसेसेस और जितने भी केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे स्टडी करते हैं ना। जिस बायोलॉजी की ब्रांच में वो कहलाती है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की तारीफ़ आती है और इसकी अहमियत आती होती है साथ, नीचे शॉर्ट क्वेश्चन में साथ ही लिखा हुआ है। ये ज़रूरी होता है हमें एनाटॉमी जानदार की समझने के लिए बायोकेमिस्ट्री का इल्म होना। फिजियोलॉजी भी ज़रूरी है, ठीक है ना। यानी कि ये सारी चीज़ों का मुतल्लिक़ आपको नॉलेज होना चाहिए ताकि पता चल सके कि बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, मसल कंट्रैक्शन है, ये सारी के सारी बायोलॉजिकल ही टर्म्स हैं, बायोकेमिकल टर्म्स हैं। और इसके बाद नीचे वाले पैराग्राफ में इसकी अहमियत बताई हुई है। ये आप लोग अच्छे तरीके से रीड आउट कर लीजिएगा, आसान ही है, समझ आ जाएगी। टेबल है कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियल एंड ममेलियन सेल। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है यहाँ से और शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि जो वाटर है वो बैक्टीरियल सेल में 70% पाया जाता है, जबकि ममेलियन सेल में 17%। प्रोटीन्स पाई जाती हैं 15% बैक्टीरियल सेल में, जबकि 18% ममेलियन सेल में। कार्बोहाइड्रेट 3 और उधर 4। लिपिड्स हैं इधर 2 उधर 3। डीएनए है इधर 1 और उधर है 0.25। आरएनए है इधर 6 और उधर है 1.1। अदर ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स जो हैं जैसे कि एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, मेटाबोलाइट्स हैं, ये सारे इधर 2 हैं उधर भी 2 हैं। और इधर इनऑर्गेनिक आयंस जो हैं जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फेट, ये सारे के सारे जो आपके पास इनऑर्गेनिक आयंस हैं वो 1% ही पाए जाते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे यहाँ से करेंगे जी 3 तारीफ़ें हैं। एक मेटाबॉलिज्म की करेंगे, वो होती है मेटाबॉलिज्म का आपको पता है कि जानदार की बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस वाक़या हो रहे होते हैं उन सबको कलेक्टिवली हम मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। 2 तरह के होते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होती है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म के आगे से 2 टाइप्स है ना। तो जो एनाबॉलिज्म होती है उसके अंदर छोटी छोटी सिंपलर सब्सटेंसेस जो हैं वो मिलती हैं आपस में और एक बड़ी यानी कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बन जाती है। इसके नतीजे में एनर्जी यूज़ होती है, ज़रूरत होती है एनर्जी की। और दूसरे नंबर पर कैटाबॉलिज्म जो है, कैटाबॉलिक रिएक्शंस कह लो उन्हें आप, वो होते हैं कि जिनमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और छोटी छोटी चीज़ सब्सटेंसेस बनती हैं, स्मॉलर सब्सटेंसेस बन जाती हैं। ये इन दोनों में फ़र्क है, बाकी रीड आउट कीजिएगा, क्लियर हो जाएगा मज़ीद। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन बच्चे एक लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में आता होता है। ये एक बेसिक एलिमेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अब मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूँगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, यानी कि ये एक बुनियादी एलिमेंट है। इसकी खसूसियात जो है वो मुख्तलिफ हैं कि कार्बन जो होता है ये सेंट्रल पोजीशन इन द स्केलेटन ऑफ लाइफ में पाया जाता है, यानी कि ये बहुत से जो कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक उनके बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है, या कह लें सेंट्रल रोल अदा करता है। देखिए अब डिफरेंट इनकी हेडिंग्स बन जाती हैं। पैराग्राफ तकरीबन 4-5 हैं, 3 इधर हैं 2 इधर, तो इनकी हेडिंग्स अलग-अलग बन जाती हैं। सबसे पहला जी, कार्बन इज़ अ टेट्रावैलेंट। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको कि हाउ कार्बन इज़ अ टेट्रावैलेंट, ठीक है। तो आप कहेंगे कि बिकॉज इट कैन रिएक्ट विद मैनी अदर अननोन एलिमेंट्स फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड्स। तो ये बहुत से जो है ना वो एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है, इसलिए इसको कहते हैं टेट्रावैलेंट। और इसके बाद जो है ना वो इसके मुतालिक उसने बताया हुआ है कि जी ये साख्तें किस तरह बना सकते हैं। ये अनब्रांच्ड भी चेन बनाते हैं, ये ब्रांच्ड भी होते हैं, और ये रिंग्ड स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। डायग्राम आपको नज़र आ रही हैं, इनको आप देख सकते हो। ये ना इसकी कैपेसिटी जो होती है ना बॉन्ड बनाने की, उसको हम वैलेंसी कहते हैं, वो 4 है। यानी कि ये ना 4 बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है ना, कार्बन टू कार्बन चेन बनाते हैं जो। तो ये इसके अंदर है, साइड बॉक्सेस दूर करने हैं आपने। नेक्स्ट उसने बताया हुआ जी ये डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स के साथ डिफरेंट तरह बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, और ये जो सोडियम कह रहा हूँ, ये जो सल्फ़र होती है।
तो इन दोनों के नतीजे में बहुत से मिलने के बाद जो है ना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन जाते हैं। जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जब आपस में मिलते हैं तो इसके नतीजे में ये एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी होते हैं सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए। सेल्स की जो सरगर्मियाँ उनके लिए ये बहुत अच्छा सोर्स है एनर्जी का। और जब कार्बन और ऑक्सीजन बनाते हैं तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है जो कि प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी टू द कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मालिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट्स मालिक्यूल्स को जो है ना वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ताकत कह लो या क्या पजीरी देता है उन्हें। इसके बाद कार्बन जब नाइट्रोजन के साथ बनता है बॉन्ड बनाता है यानी कि तो अमाइनो एसिड्स में, ठीक है ना, वो पढ़ा है ना आपने वो कि अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। तो उसमें अमाइनो एसिड्स मिलते हैं ना तो वो बॉन्ड जो बनता है। अच्छा खैर बात ये हो रही थी कि पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, प्रोटीन्स बनती हैं इनके नतीजे में। और आपको प्रोटीन्स का पता ही है कि ये जानदारों की जो स्ट्रक्चर है या फंक्शंस हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रही होती हैं। लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको मैक्रोमोलेक्यूल्स कहते हैं, सेलुलोज, फैट्स, प्रोटीन्स। ये भी पानी में डिज़ोल्व नहीं होते, ठीक है, इनसोल्युबल होते हैं और ये जानदारों के सेल्स में पाए जाते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स में। ये बहुत से छोटे मालिक्यूल्स को स्टोर करने में इस्तेमाल होते हैं। ग्लूकोज हैं ये वगैरह वगैरह सारे बॉडी के अंदर बहुत सी सरगर्मियों के ज़िम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ स्मॉल जो मालिक्यूल्स हैं ये होते हैं ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, ठीक है। और ये लार्ज जो मालिक्यूल्स हैं यानी कि मैक्रो मालिक्यूल्स हैं, ये उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स भी हैं कि जब स्मॉलर मालिक्यूल्स मिलते हैं तो फिर लार्जर बनते हैं, ये बता रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि ये स्मॉल जो मालिक्यूल्स होते हैं आर सो अनस्टेबल, इतने अनस्टेबल होते हैं कि दैट दे आर इमीडिएटली ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। ये जब ज़रूरत होती है तो ये फ़ौरन से टूट जाते हैं और एटीपी बना देते हैं, एनर्जी खारिज करते हैं जो कि इस्तेमाल हो जाती है सेलुलर मेटाबॉलिज्म में। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर भी लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा वो ना ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन, ये इसको हेडिंग से कि आपने करना है वादे तौर पर, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते होते हैं। एंड वाले 2 पैराग्राफ में से आता है जी लार्ज ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स और स्मॉल ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स की एग्जांपल्स पूछ सकता है आपसे, इन दोनों में फ़र्क पूछ सकता है। तो ये पहले चैप्टर में भी आपने किए हैं। बहरहाल इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर जो है ना वो लिखे। तो पहला पैराग्राफ है, आप लोगों को पता ही है कि पानी जो है वो जानदारों के बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और हर जानदार में ये मुख्तलिफ़ तरह से इसकी जो है ना वो कंपोजिशन होती है। इट वेरीज फ्राम 65 to 89% इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इंसानों के जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें 20% पाया जाता है बोन सेल्स के अंदर, जबकि 85% पाया जाता है ब्रेन सेल्स के अंदर। सारे के सारे बॉडी के रिएक्शंस पानी की मौजूदगी में हो रहे होते हैं। और इसके अलावा हमारे जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो सारे के सारे इसमें इनको वाटर लिक्विड प्रोवाइड होना चाहिए, मीडियम। हाइड्रोलिसिस ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि हाइड्रोलिसिस नाम जो है ना इससे पता चल जाता है कि वाटर की बात हो रही है। हाइड्रो जहाँ पर भी वर्ड है वाटर के रिलेटेड बात होती है। फोटोसेंसिस के अंदर ये रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ होता है। ये पॉइंट्स बना के ना आपकी इंपॉर्टेंस बन जाती होती है। उसके बाद सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा ज़्यादा, बस थोड़ा सा बता दूँगा कि पानी जो है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ये मैंने एक्सप्लेन किया था, एक दिन किया था, आपको याद होगा क्लास में। तो ये कि जो ज़्यादा मकदार में सॉल्यूशन के अंदर चीज़ इस्तेमाल हो रही है तो एक यूनिवर्सल है, ये कहीं भी इस्तेमाल होगा तो ये यूनिवर्सल होगा। ये टूट जाता है वाटर अपने आयंस में, हाइड्रोजन आयंस में और ऑक्सीजन आयंस में। तो इस तरह से जो है ना वो रिएक्शन होते हैं। ये सारा कुछ पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह से पोल्स बनाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के ज़रिए से। जो आयन होते हैं वो उनको आयनिक कहते हैं, जिनमें आयंस नहीं बनते वो नॉन आयनिक होते हैं। पढ़िएगा मज़ीद क्लियर होगा। हीट कैपेसिटी की बात करें तो वाटर जो होता है उसकी बहुत ज़्यादा हीट कैपेसिटी होती है। अब हीट कैपेसिटी की मैं बात करूँ तो हीट को जज़ब करने की सलाहियत जितनी भी हो उसको हीट कैपेसिटी कहते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अगर देखनी है ना तो वो होगी कि द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। पानी की अगर इसकी हीट कैपेसिटी की तारीफ़ करें तो हम इस तरह से करेंगे, दूसरी लाइन में लिखा हुआ है द नंबर ऑफ़ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्राम 15 to 16 डिग्री सेल्सियस इज़ 1.0। कि जितनी हमें कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है ना, यानी कि कैलोरीज़ कह लो आप प्रोटीन्स की हैं किसकी हैं, तो वो कैलोरीज़ हमें चाहिए क्या करने के लिए, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। किसका जी, वाटर का। कितना, 15 डिग्री सेल्सियस से 16 करना है, यानी कि 1 दर्जा बढ़ाना है। और कितने वाटर का जी, 1 ग्राम वाटर का। ये नहीं समझ आई तो मैं रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि ये वीडियो है, आप पीछे करके दोबारा से सुन सकते हो मज़ीद समझने के लिए। इसके नतीजे में ये इसलिए होता है क्योंकि मच ऑफ द एनर्जी यूज टू ब्रेक, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी जो है ना इसलिए है
ये बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। पढ़िएगा आप मज़ीद समझ जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है ये सारा भी, यानी कि हीट इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। तो ये हीट कैपेसिटी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। इसके बाद हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी शॉर्ट है कि वाटर अब्जॉर्ब्स मच हीट एज इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस। जब इसको लिक्विड से गैस में कन्वर्ट किया जाता है तो ये ना हीट को बड़ा जज़ब करते हैं। हीट ऑफ वेपोराइजेशन को अगर हम डेफिनेशन में करें, डिफाइन करें, तो इस तरह से करेंगे कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज एक्सप्रेस्ड एज कैलोरीज अब्जॉर्ब पर ग्राम वेपोराइज्ड। वो जो वेपोराइज्ड होना है वाटर ने, उसमें जो कि हीट ने जज़ब होना है ना, कैलोरीज पर ग्राम वेपोराइज्ड, सॉरी हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो होती है ये वो होती है जिसमें कैलोरीज जो होती हैं वो अब्जॉर्ब होती हैं। हीट नहीं बल्कि यहाँ पर कैलोरीज अब्जॉर्ब होती हैं 1 ग्राम के अंदर, जो वेपोराइज करवाने के लिए वाटर को रिक्वायर है। ठीक है। इसके बाद जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर है वो है 574 यानी कि 574 किलो कैलोरीज पर ग्राम। इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं। ठीक है ना। एंड वाली लाइन में लिखा है कि एवेपोरेशन ऑफ ओनली 2 ml आउट ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर पानी में से 2 ml को अगर हमने वेपोराइज करवाना है ना, तो उसकी जो लोअर द टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग, यानी कि करवाने के बाद 2 ml करवाने के बाद उसका जो कह रहे हैं कि टेम्परेचर होगा ना, यानी कि लोअर द टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग, जो बचे खुचे 998 ml ऑफ वाटर है ना, उसका टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस होगा। आयोनाइजेशन ऑफ, यानी कि इतने दर्जे कम होगा। ऊपर वाली जो लाइन हम उसके मतलब बता रहा था। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर की आपको नाम से पता चल जाना चाहिए कि ये आयंस में जो है ना वो कन्वर्जन हो रही है वाटर की। ये देखिए रिएक्शन हो रहा है ना, तो वही बस बता रहा है इसमें। ठीक है। बाकी पढ़िएगा आपको मज़ीद क्लियर होगा। पानी के मालिक्यूल टूट के हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस बनाते हैं। पानी के अंदर ये होता है, सेल्स के अंदर ये सेल होता है सारा का सारा प्रोसेस। इक्विलिब्रियम में रखे ना ये वाला, यानी कि ये सारे इक्विलिब्रियम समझते हैं ना आप, इक्वल हैं ये दोनों। इसके बाद प्रोटेक्शन है जी। पानी हमारी बहुत ही प्रोटेक्शन करता है हमारी बॉडी की। हमारी जो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमें ड्राई नहीं होने देता, प्रोटेक्ट करता है हमें बहुत सी फ्रिक्शन से। मिसाल के तौर पर हमारी आंखों के अंदर पाए जाने वाले जो टीयर्स होते हैं वो रबिंग ऑफ आईलिड से बचाते हैं। जब आंखों को हम इस तरह से रगड़ते हैं, पपोटों के नीचे जो पानी है, तो वो हमारी आंखों को रगड़ नहीं होने, जो है ना वो रगड़ प्रोवाइड नहीं होने देता, यानी कि वो हमें रगड़ से बचाता है। ठीक है ना। इसके बाद आप कहेंगे कि ये जो मिसाल के तौर पर आपके स्कल के नीचे ब्रेन के दरमियान जो फ्लूइड है वो आपको प्रोवाइड करता है, कुशन प्रोवाइड करता है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर, जो आपको चोट यानी कि ट्रॉमा होती है, यानी कि चोट वगैरह लगती है ना, तो उससे बचाता है। दिमाग को जो है ना वो ना रगड़ लगे या चोट ना लगे। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो बेटे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बता दूं कि ये कार्बोहाइड्रेट्स अक्सर अबंडेंटली लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं। ये जानदारों की बॉडीज़ में पाए जाते हैं। सेलुलोज है, वुड है, कॉटन है, पेपर स्टार्चेज, ये सारी की सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। अच्छा जी, जो ऊपर हमने छोटी छोटी सब हेडिंग्स पढ़ी हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं और सारा एक लॉन्ग भी बनता है। कार्बोहाइड्रेट्स के मतलब जो लॉन्ग बनता है वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स की तारीफ़ आती है और इसके साथ साथ जो है ना वो इसकी आगे से एक टाइप के बारे में पूछ ले, मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है, इस तरह से कोई एक के बारे में पूछ लेता होता है लॉन्ग में। इसकी तारीफ़ आप करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना, ये आमतौर पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होते हैं या कीटोन्स होते हैं। ये दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है केमिकली, ये तारीफ़ है इसकी। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स का मतलब होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है कि बहुत एक से ज़्यादा, ठीक है, या 2 से ज़्यादा कह लो, कि हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप हैं वो जुड़े हुए हैं किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ या कीटोन के साथ। एल्डिहाइड के साथ जुड़ा हुआ है वो हाइड्रोक्सल, तो वो पहली कार्बन के साथ है, और अगर कीटोन है तो वो दूसरी कार्बन के साथ हाइड्रोक्सल आयन जुड़ा हुआ है। तो ये इस तरह से इसका फार्मूला होता है CX ब्रैकेट शुरू H2O और फिर Y। X की जो वैल्यू होती है वो 3 to many thousand हो सकती है, जबकि Y जो होती है ना वो सेम भी हो सकती है X के, या फिर कोई होल नंबर हो सकता है। तारीफ़ है इसके, आगे पढ़िएगा समझ आएगी। तो पढ़ते हैं, आगे चलते हैं बेटे। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में देखें तो इसकी जो 3 क्लासिफिकेशन है वह है मोनोसेक्राइड, ग्लूकोसेक्राइड्स और है पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड सिंपल शुगर होते हैं, ये इनका टेस्ट होता है स्वीट होता है, ये इजीली सोलुबल इन वाटर होते हैं, इनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता सिंपलर शुगर में। ये वही जो 10th क्लास में आप करके आए हुए हैं, इनको पढ़िएगा मज़ीद क्लियर हो जाएगा आपको। ये एग्जाम्पल्स हैं नीचे जिनकी 2 छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस पूछ सकता है आपको, जो नेक्स्ट पेज नंबर 9 पर है ना, ये इधर ग्लाइकोज और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस आता होता है, और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बता रहा है जी, मोनोसेक्राइड जो फितरत में पाए जाते हैं वो 3 to 7 कार्बन एटम्स में पर मुश्तमिल होते हैं। अगर 3 कार्बन है तो वो ट्राइओज हैं, 4 हैं तो वो टेट्रोज हैं,
अगर वो 5 हैं तो पेंटोज हैं, 6 हैं तो हेक्सोज हैं, हेक्टोज 7। इस तरह फार्मूला इनका CH2ON होता है, ये पढ़िएगा, मज़ीद क्लियर होगा आपको। मज़ीद उन्होंने बताया यूएन के मतलब, और ये रिएक्शन है कुछ फोटोसिंथेसिस जो होती है इसके मतलब उन्होंने बताया है। वो देखें ना, राइबोस की जो रिंग्ड स्ट्रक्चर होती है, राइबो फ्यूरानोज और ग्लूकोपायरानोज, डी ग्लूकोज और डी राइबोस, तो ये आपने पढ़ना है। ये सारा क्लियर हो जाएगा। ओलिगोसेक्राइड की बात करें तो ये मोनोसेक्राइड की निस्बत कम मीठे होते हैं, लेस सोलबल इन वाटर होते हैं, और जो कहता है कि ऑन हाइड्रोलिसिस इनको हाइड्रोलाइसिस किया जा सकता है, जो कि टूटने पर ओलिगोसेक्राइड जो हैं वो देते हैं 2 से लेकर 10 यानी कि 2 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड ये टूट कर बनते हैं इससे, यानी कि बहुत से, यानी कि तकरीबन 2 से 10 मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ते हैं तो फिर जो ओलिगोसेक्राइड बनता है। तो जब ये टूटेंगे ओलिगोसेक्राइड तो ज़ाहिर सी बात है वही बनेगी ना। फिर यार अगर ईंटों से कमरा बनता है तो कमरे को तोड़ने से भी तो ईंटें बनेगी ना। इसी तरह से मोनोसेक्राइड जब मिलकर ओलिगोसेक्राइड बनाते हैं तो ओलिगोसेक्राइड टूटेंगे तो फिर मोनोसेक्राइड ही बनेगी ना जी। आगे चलते हैं, और इसके बाद उन्होंने बस बताया हुआ है जी, ट्राइओज होते हैं, ट्राईसेक्राइड होते हैं। अगर इनके अंदर जो है ना वो मोनोसेक्राइड 3 है तो 2, 1 है तो वो मोनोसेक्राइड, अगर 2 मोनोसेक्राइड हैं तो वो हैं डाइसेक्राइड। 1 मोनोसेक्राइड तो बनाता ही नहीं ना ओलिगोसाइड। और इनके दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना 2 मोनोसेक्राइड के दरमियान, वो बनता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इधर भी उसने बताया हुआ है, कुछ दिखाए हुए हैं, उनके फार्मूला भी बताए हुए, शॉर्ट क्वेश्चन आते होते हैं, ये इनमें से पढ़ लीजिएगा। पॉलीसेक्राइड होते हैं वो जिनमें बहुत ज़्यादा मकदार में मोनोसेक्राइड पाए जाते हैं, और ये ब्रांच्ड होते हैं, ये टेस्टलेस होते हैं, ठीक है ना। और ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले फितरत में मोनोसेक्राइड्स हैं। इसके बाद जी मोनोसेक्राइड कह रहा हूँ, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं सॉरी। और इनके अंदर उसने बताया कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है, इनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, सोलबल इन वाटर होते हैं स्पेरिंगली, यानी कि सारे तो नहीं, मतलब थोड़े से पार्ट इनका, थोड़े से चंद एग्जांपल्स हैं ये आगे, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, डेक्सट्रिन, एगर, पैक्टिन, काइटिन। स्टार्च की बात करें तो ये फ्रूट्स, ग्रेन्स और सीड्स, ट्यूबर्स में पाए जाते हैं। इनका जो ये दरअसल कार्बोहाइड्रेट्स का मेन सोर्स होते हैं एनिमल्स के लिए, ठीक है ना। और हाइड्रोलिसिस अगर इनकी की जाए, यानी कि तोड़ा जाए वाटर के मालिक्यूल्स की मदद से, तो ये ग्लूकोज के मालिक्यूल्स देते हैं। स्टार्चेस 2 तरह के होते हैं अमाइलोज होते हैं, ठीक है ना। देखें पढ़ते हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन। अमाइलो स्टार्च होते हैं अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, सोलबल इन हॉट वाटर होते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है इंपॉर्टेंट, अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन में फ़र्क है। तो अमाइलोपैक्टिन जो है स्टार्चेज ये ब्रांच्ड होती हैं चेंज इनकी, और इनसोलबल इन हॉट और कोल्ड वाटर होते हैं। स्टार्चेज जो हैं ये ब्लू कलर देते हैं आयोडीन के साथ। मैं सारा नहीं एक्सप्लेन कर रहा, बस थोड़ा बताता हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट है। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट का एक चीफ ज़रिया होते हैं, चीफ फार्म होते हैं, एनिमल्स की बॉडी में स्टोर होता है। ये अबंडेंटली लिवर और मसल्स में पाया जाता है, एनिमल सेल में, ये सारा कुछ बताया। ये इनसोलबल है वाटर में, और ये सारा इस तरह से टूटने पर ये ग्लूकोज के ही मालिक्यूल देते हैं। सेलुलोज कि ये पौधे के सेल वाल में पाया जाता है, पता ना आपको कि कॉटन जो है ना इसकी प्योर फार्म है सेलुलोज की, कॉटन के अंदर ये पाया जाता है बहुत। इनसोलबल होते हैं वाटर में हाईली, हाइड्रोलिसिस इनके भी ग्लूकोज ही बनाते हैं ये भी। और ये इंसानों में डाइजेस्ट नहीं होते क्योंकि इनके अंदर सेलुलेज एंजाइम खारिज नहीं होता जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। बहरहाल पढ़िएगा। लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स हाइड्रोजनस ग्रुप होते हैं, कंपाउंड्स के फैटी एसिड्स होते हैं ना, ये इनसोलबल होते हैं। मिसालें दी हुई हैं आगे, ये इनसोलबल होते हैं वाटर में, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या क्या हैं जी, ईथर है, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन वगैरह। इसकी आगे से कुछ एग्जांपल हैं, और ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपने करनी है। ये क्या क्या हैं जी, इनकी लिपिड्स आल्सो स्टोर एनर्जी करते हैं, हाई प्रोपोर्शन CH बॉन्ड्स की वजह से लिपिड जो हैं वो स्टोर करते हैं डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। कुछ लिपिड्स इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, हीट से बचाते हैं वो, बल्कि आप फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। कुछ जानदारों में प्रोटीन पाई जाती है इन यानी कि प्रोटीन या फैट्स कह लें पाई जाती हैं, फैट्स लेयर्स, तो वो ना हीट ज़्यादा बॉडी को टेम्परेचर नहीं होने देती, वो बॉडी ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव कर जाते हैं उसकी वजह से। तो वो जो होती है ना फैट, वो सारी लिपिड होती है। ये मज़ीद पढ़िए आपका क्लियर हो जाएगा। कुछ आगे से उन्होंने बताइए इसकी क्लासेस हैं, इनके क्लासीफाई किया जाता है। एसाइल ग्लिसरॉल है, स्फिंगोलिपिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, ग्लिसरोलिपिड्स हैं, ये ट्राइपोनाइड्स हैं, पढ़ते हैं टर्पिनोइड्स वगैरह। एसाइल ग्लिसरॉल जो होते हैं ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के मिलने से बनते हैं, और इसके आगे बताया हुआ है सारा कुछ उन्होंने। इनको न्यूट्रल लिपिड्स भी कहा जाता है। ये ट्राइग्लिसराइड्स जो हों उनको न्यूट्रल लिपिड्स कहा जाता है। और इन नीचे उनका जो है वो रिएक्शन है, फार्मूला भी है एस्टर का, एसिटिक एसिड, ग्लूकोल वगैरह सारा कुछ कंबाइन होते हैं। नेक्स्ट देखें, ये आपको रिएक्शन आना चाहिए किस तरह से, ये एस्टर बॉन्ड कैसे बनता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको। ये सारा पढ़ना है आपने,
और ये फार्मूलाज भी याद करने हैं, एसिडिक एसिड, ब्यूटाइलिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, ओलिक एसिड वगैरह का। इसको आप फैट्स और ऑयल्स में फ़र्क आता है पढ़ेंगे तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, MCQ आ सकते हैं इसमें से। वैक्सीज जो होती हैं वो प्रोटेक्टिव कोटिंग होती हैं फ्रूट्स और लीव्स के ऊपर। ठीक है, वो जो इंसेक्ट्स की बॉडी में भी रिलीज़ होती है और उनके ऊपर जो स्केलेटन होता है ना, इंसेक्ट्स के अंदर जो एक्सोस्केलेटन पढ़ा था हमने तो वो भी वैक्स का ही बना होता है, वैक्स ही होता है। तो ये सारा पढ़ना है आपने, इनकी कंपोजिशन आई हुई है, ये सारा पढ़ना है। शॉर्ट क्वेश्चन है। फॉस्फोलिपिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड डेरिवेटिव ऑफ फॉस्फोटाइडिक एसिड होते हैं। ठीक है ना, फॉस्फोटाइडिक एसिड, इसके बाद ये ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स और फॉस्फोरिक एसिड से मिलकर बनते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस जो होती हैं इनमें कोलिन है, एथानोलिमीन है, सीरीन है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स हैं, इनके अज्जा हैं ये सी। ठीक है ना, ये पाए जाते हैं बैक्टीरिया, एनिमल में, प्लांट में, सेल्स में, ये बहुत ज़्यादा मकदार में उनकी मेम्ब्रेन्स में पाए जाते हैं ये जी। फॉस्फोटाइडल कोलिन जो है ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉस्फोलिपिड है, आम पाया जाने वाला। MCQ है ये शॉर्ट क्वेश्चन। टर्पिनोइड जो होते हैं ना, ये बहुत मरतबा पेपर में आया है शॉर्ट इसके बारे में। वेरी लार्ज एंड इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स होता है, ये बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाने वाला है। इसमें ना आइसोप्रीनाइड के छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जो आपस में मिलकर टर्पिनोइड्स बनाते हैं। मज़ीद आप इसको रीड आउट कीजिएगा। ये प्रोवाइड करते हैं इंसुलेशन, मैकेनिकल प्रोटेक्शन करते हैं हमारी फ्रॉम वाटर लॉस एंड एब्रेसिव डैमेज, यानी कि चोट लग जाने के नतीजे में या वैसे भी कुछ सूख जाने के, ड्राइनेस से बचाते हैं। प्रोटीन्स का आपको पता है यार, इसके बारे में मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि ये आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है। अमाइनो एसिड जुड़ते हैं तो बनते हैं सारा, ये लॉन्ग है। ठीक है ना, पेप्टाइड बॉन्ड। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स जो है ये 4 हैं, जबकि इसकी जो टाइप्स है ना प्रोटीन्स की वो 2 हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है इसमें नंबर ऑफ़ जो अमाइनो एसिड्स है वो स्पेसिफिक होते हैं और ये सीक्वेंस में होते हैं, तरतीब में। एफ सेंगर ने सबसे पहले बताया था। और ये इसकी डायग्राम आपको नज़र आ रही है ना, हाँ एग्जांपल्स भी हैं इसकी कुछ। अगर बात करें तो इसमें चेंज होती हैं। ठीक है, 2 लिखा हुआ ऊपर अमाइनो एसिड की वन ऑफ द चेंज है। अच्छा, ऊपर देखें, पहले इंसुलिन की बात कर रहा है। अगर इंसुलिन की बात करें ना तो इंसुलिन एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, तो उसमें 21 अमाइनो एसिड्स हैं जो कि 2 हिस्सों पर कहता है कि मुश्तमिल है। एक है जी 21 वाला, दूसरा है 30 अमाइनो एसिड वाला। ठीक है ना, तो इस तरह से आपस में होते हैं। और ये डाइसल्फाइड ब्रिज होता है इनके दरमियान बनता है, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड को कह रहा है ये। हीमोग्लोबिन जो है वो 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेंज पर मुश्तमिल होता है। ये हर अल्फ़ा के अंदर 141 अमाइनो एसिड होते हैं, जबकि बीटा के अंदर जो है वो 146 अमाइनो एसिड होते हैं ये बताया हुआ उसने। इसे आगे पढ़िएगा आपको क्लियर हो जाएगा। अंदर इसके नीचे सारा जो है ना वो करना है आपने, इसमें से MCQ शॉर्ट क्वेश्चन आते होते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर पेप्टाइड चेन होती है प्रोटीन की। ठीक है ना, जो फ्लैट नहीं होती है, उसका तो फ्लैट होता है ना। डू नॉट लाई फ्लैट, दे यूजली कॉयल इनटू हेलिक्स, ये हेलिक्स की शक्ल में होती है, यानी कि DNA की तरह के होते हैं। ठीक है, इनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा होता है। बीटा प्लेटेड शीट होती हैं। ठीक है ना, हेलिक होती है इनकी स्ट्रक्चर। मज़ीद पढ़िएगा आपको क्लियर होगा। टर्शरी स्ट्रक्चर है जो कि आपस में जब बीटा सेकेंडरी चेन स्ट्रक्चर आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं, कॉयल होते हैं ना, तो वो बना देते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर को। ये डायग्राम में नज़र आ रहा है आपको, तो ये इस तरह से टर्शरी स्ट्रक्चर है। डबल हेल्ड कॉइल्ड हो जाते हैं। ठीक है ना, इनके अंदर जो बॉन्ड पाए जाते हैं वो होते हैं आयोनिक हाइड्रोजन डाइसल्फाइड। ये MCQ आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। मज़ीद बढ़िएगा इसमें से। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, जब ये टर्शरी स्ट्रक्चर मज़ीद कॉइल होता है, एग्रीगेट हो जाते हैं ना, जमा हो जाते हैं मज़ीद, तो ये जो बनता है ना फिर उसके बाद टर्शरी स्ट्रक्चर का वो क्वाटरनरी बन जाता है। हीमोग्लोबिन इसकी मिसाल, इनकी मिसालें भी करनी है आपने। 2 अक़साम है फाइब्रस प्रोटीन, वो होती हैं जिनके अंदर 1 या मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स पाई जाती हैं फाइब्रिल्स की शक्ल में। ये इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है ना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर इनके अंदर इम्पोर्टेंट होता है प्रोटीन का। इनसॉल्युबल होते हैं ये एक्वस मीडिया के अंदर, ये नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं और इलास्टिक होते हैं इन नेचर। सेल्स के अंदर ये बहुत काम देते हैं, सरंजाम देते हैं। इसकी मिसालें हैं सिल्क फाइबर, जैसे कि वो स्पाइडर का जाला होता है मकड़ी का। मायोसिन जो मसल्स में पाई जाती है, फाइब्रिन जो हमारे क्लॉट खून जमने में इस्तेमाल होती है, कैराटिन जो नेल्स और हेयर्स में पाई जाती है। बिल्कुल उसका उलट है ग्लोब्यूलर प्रोटीन, बढ़िएगा समझ आएगी। एंटीबॉडीज़ और हार्मोन्स और हीमोग्लोबिन इसकी मिसालें। न्यूक्लिक एसिड RNA और DNA है, तो ये पहले पेज पर तो उसका इंट्रोडक्शन ही बताया हुआ है। न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड में फ़र्क आपको आना चाहिए। ठीक है ना, देखिए क्या फ़र्क है ज़रा ये देखिएगा।
यही इसमें ही इस पैराग्राफ में लिखा दे आर पॉलीमर्स ऑफ यूनिट्स। जो यार डीएनए के अंदर पाए जाने वाले ये सारे राइबोफॉस्फेट वगैरह ना, ये हैं न्यूक्लियोटाइड्स। और डीएनए इज़ मेड अप ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड वाइल आरएनए इज़ कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अच्छा जी, ये तो उसने शुगर वगैरह उसने सारा कुछ जो है ना वो सिंपली बता दिया है। तो अगर मैं बात करूँ इसकी ये कंपोजिशन की न्यूक्लियोटाइड्स की, तो ये सारा उन्होंने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। थायमिन है, पिरिमिडीन सारी जो हैं ये क्या होती हैं, साइटोसिन है, ये सारा पढ़ना है आप लोगों ने, बस आपके पढ़ने के लिए ही है ये। अच्छा, और अब देखें तो हम मज़ीद बात कर, चलो आगे मज़ीद अगर बात करें तो वो बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड की। देखें पहली लाइन में द कंपाउंड फार्म्ड कॉम्बिनेशन ऑफ अ बेस एंड अ पेंटोज शुगर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। जब एक बेस और एक पेंटोज शुगर मिलती है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। मज़ीद इसकी इन्फॉर्मेशन है नीचे। डीएनए के मुतालिक आपको पता है ये सारी इन्फॉर्मेशन है जी, ये क्या होती हैं किस तरह से हैं। और ये देखें पैराग्राफ नीचे, इन 1951 एरविन चरगफ ने बताया था कि थायमिन एडेनिन के साथ ही बॉन्ड बनाई गई, बराबर मकदार होगी, और ये डबल बॉन्ड ये ट्रिपल इस तरह किस तरह रेशो में पाई जाती है। ये एरविन चरगफ का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है। नीचे देखें जो फ्रांसिस क्रिक और जेम्स डी वाटसन के मुतालिक पूछा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेटे, ये वाला डीएनए की स्ट्रक्चर जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये टेबल बना हुआ है इधर, सोर्सेज ऑफ डीएनए। मैन के अंदर एडेनिन पाई जाती है 13.9, गवानीन 19.9, थायमिन पाई जाती है 29.4। इस तरह से इनकी रेशो, ये टेबल याद करना है, इसमें इतना सारा कुछ पढ़ना है, सारा करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन था। आरएनए आगे राइबोन्यूक्लिक एसिड है। आपको पता है कि जब हमारा जो न्यूक्लियस है उसके अंदर पाए जाने वाले डीएनए आरएनए बनाता है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है ना, तो इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो वो जो आरएनए बनता है वो मैसेंजर आरएनए होता है। इसी बुनियाद पर हम इसको जो है ना मुख्तलिफ अक़साम में तकसीम कर देते हैं। और जी मैसेंजर आरएनए है, ट्रांसफ़र आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए है। मैसेंजर आरएनए का काम देखिएगा, मैं सारा थारोली आपको सारा बता देता हूँ। मैसेंजर आरएनए का जो काम है वो ये होता है कि उसने डीएनए से बनना है उसने, और सारी की सारी मालूमात लेके ना कि किस तरह से प्रोटीन बननी है, उसने जाना है राइबोसोम के पास जो कि आपके साइटोप्लाज्म में तैर रहे होते हैं। बताया हुआ इसकी मकदार कितनी है, ये कितने ज़्यादा होते हैं, और मुकम्मल आरएनए का होता है ना जो पार्ट, उसमें कितने फ़ीसद ये पाए जाते हैं, 3 to 4% है। हाँ इनकी जो लेंथ होती है सब उसमें 3000 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अच्छा जी, बात करते हैं ट्रांसफ़र आरएनए पहले ही वहाँ पर मौजूद होते हैं, ठीक है। ये तकरीबन आरएनए का 10 से 20% बना रहे होते हैं सेल के एक आरएनए का हिस्सा। तो इसमें जो है ना वो 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। इनका काम होता है कि इन्होंने पेप्टाइड चेन्स बनानी होती हैं, ये वो जगह होती हैं जहाँ पर बननी होती हैं, ठीक है ना। तो 20 किस्म के ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं सेल के अंदर। इसमें ये नहीं कह लो कि इसके पास वो मालूमात जानी है ना जब, तो इसने अमाइनो एसिड्स को इकट्ठा करना है प्रोटीन बनाने के लिए। राइबोसोमल आरएनए का काम, ये एक मशीनरी है, ठीक है। इसने आगे से जो अमाइनो एसिड इकट्ठे हुए हैं ना उनको जोड़ के तो प्रोटीन बना डालनी है। समझ आ रही है ना। एक इन्फॉर्मेशन ये है कि मैसेंजर आरएनए से डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है, और इस तरह से मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स का बनना, जिस तरह से ये ट्रांसफ़र हमारा राइबोसोमल आरएनए बना रहा है वो कहलाता है ट्रांसलेशन। और स्मॉल आरएनए जो है ना ये राइबोसोमल आरएनए को ज़ाहिर कर रहा है, और टी आरएनए ट्रांसफ़र आरएनए को, और मैसेंजर आरएनए एम आरएनए को। ये इंपॉर्टेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, टाइप्स ऑफ आरएनए। कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल्स कहते हैं कि जब दो मालिक्यूल्स आपस में मिलते हैं जो कि मुख्तलिफ़ कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो इसके नतीजे में जो मिलते हैं वो आपस में मिलकर जो बनाते हैं वो कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल्स होते हैं। मिसालें हैं इसकी, मिसाल के तौर पर वो कार्बोहाइड्रेट्स में भी आप पढ़ेंगे रीड आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के मिलने के नतीजे में बनती हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स के मिलने के नतीजे में बनते हैं। ये मिसाल है जी कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल की। ये इसके नतीजे पढ़िएगा, इसको सारा आपको क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ क्वेश्चन होगा ना तो आप उधर ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपसे जो है ना उसका आंसर दे दूँगा आपको। अल्लाह हाफिज़। काफ़ी लंबा ही हो गया लेक्चर।